अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू साइकोलॉजी लेक्चर सीरीज़। चैप्टर 1 टू 17 कंप्लीट अपलोड हो चुके हैं। करंटली चैप्टर नंबर 18 स्टार्ट किया है, जिसमें क्लिनिकल साइकोलॉजी डिस्कस कर रहे हैं। क्लिनिकल साइकोलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट पे बात कर रहे हैं, जिसको साइको डायग्नोस्टिक कहा जाता है, और इसके लिए हम DSM-5 TR को फॉलो करते हैं। अकॉर्डिंग टू DSM, फर्स्ट कैटेगरी ऑफ डिसऑर्डर्स को न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स कहा जाता है, जो कि अर्ली डेवलपमेंटल पीरियड में स्टार्ट होते हैं। इसमें इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स एंड कम्युनिकेशन डिसऑर्डर्स डिटेल में पढ़ चुके हैं। करंटली हम ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर डिस्कस कर रहे हैं। डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया, कॉजेज एंड रिस्क फैक्टर्स हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। आज हम बात करेंगे कि ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर को मैनेज कैसे किया जाता है। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया में हमने डिस्कस किया था कि परसिस्टेंट डेफिसिट्स होते हैं सोशल कम्युनिकेशन एंड सोशल इंटरेक्शन में, और क्राइटेरिया बी हमने डिस्कस किया था कि रिस्ट्रिक्टेड रिपीटेटिव पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर, इंटरेस्ट और एक्टिविटीज़ होती हैं। इस वजह से साइकोलॉजी में जब हम ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर की मैनेजमेंट की बात करते हैं, तो हमारा फोकस बिहेवियरल, एजुकेशनल, कॉग्निटिव और स्पोर्टिव इंटरवेंशंस पे होता है, ताकि बच्चे की कम्युनिकेशन, सोशल इंटरेक्शन, लर्निंग एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ को मैनेज किया जा सके। ओवरऑल अगर ट्रीटमेंट स्ट्रेटजीज़ का ओवरव्यू करें, तो बच्चे को ट्रीटमेंट में, थेरेपी में इंगेज किया जाता है, क्लासरूम एक्टिविटीज़ में इंगेज किया जाता है। उसके अलावा जो डिसरप्टिव बिहेवियर होते हैं, इनएप्रोप्रिएट बिहेवियर्स होते हैं, डिस्टर्बिंग बिहेवियर होते हैं, उनको डिक्रीज़ किया जाता है, ठीक है। अब बिहेवियर क्या है? एनीथिंग वी डू, स्लीप, ईट, वॉक, रन, ये जितनी भी सारी चीज़ें, ये हमारे बिहेवियर में इंक्लूडेड हैं। तो इन बच्चे के जितने भी नेगेटिव बिहेवियर्स होते हैं, उनको मैनेज किया जाता है और उनको एप्रोप्रिएट बिहेवियर सिखाया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, म्यूचुअल कोऑपरेशन नहीं होती, बैक एंड फ़ोर्थ कन्वर्सेशन नहीं होती, शेयरिंग ऑफ इंटरेस्ट नहीं होता। उसके अलावा जो है ये कोई भी टॉय होता है, उसके एक पार्ट से खेलते हैं, इमेजिनेटिव प्ले नहीं खेल सकते, खुद से बातें करते हैं, साउंड्स को रिपीट करते हैं, और जो रूटीन्स होती हैं या रूटीन में जो चेंज आता है, उसको ये एक्सेप्ट नहीं कर पाते। और इनको मैनर्स सिखाना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन जब ये सीख लेते हैं, तो उस पे प्रैक्टिकल ये अच्छा कर सकते हैं। तो जब इनकी रूटीन चेंज होती है, तो फिर ये टेंट्रम्स वगैरह शो करते हैं, उसको टॉलरेट नहीं कर पाते। तो बच्चे के ये जो सारे इनएप्रोप्रिएट डिसरप्टिव बिहेवियर होते हैं, इनको रिप्लेस करके एप्रोप्रिएट बिहेवियर सिखाए जाते हैं। देन बच्चे की जो वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के इश्यूज़ होते हैं, सोशल इंटरेक्शंस के इश्यूज़ होते हैं, उनको इंक्रीज़ किया जाता है, और लास्ट में बच्चे को अडैप्टिव स्किल्स सिखाई जाती हैं, ताकि रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड इंडिपेंडेंट बनाया जाए बच्चे को। बच्चे को इतना एम्पावर किया जाए कि वो सर्वाइव कर सके। फर्स्ट इंटरवेंशंस जो यूज़ की जाती हैं, वो बिहेवियरल इंटरवेंशंस होती हैं, ठीक है। ज़्यादातर हम इनके बिहेवियर पे काम करते हैं, उसको मैनेज करते हैं। इसके लिए फ़र्स्ट पे अप्लाइड बिहेवियरल एनालिसिस यानी ABA यूज़ किया जाता है, जिसमें रीइंफोर्स का यूज़ किया जाता है, ताकि बच्चे की स्किल्स, सोशल बिहेवियर्स, लैंग्वेज वगैरह जो होती है, उसको इम्प्रूव किया जा सके, और जो प्रॉब्लमैटिक बिहेवियर्स हैं, उनको कम किया जा सके। अब कोई भी डिज़ायर्ड बिहेवियर आपने करवाना हो, पॉजिटिव बिहेवियर करवाना हो, उसके लिए रीइंफोर्समेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ठीक है? जिसमें हम बच्चे की फ़ेवरेट चीज़ देकर भी उससे बिहेवियर करवा सकते हैं, और फ़ेवरेट चीज़ लेकर भी उससे बिहेवियर परफ़ॉर्म कर सकते हैं, ठीक है? तो एक चीज़ हम ऐड करके बिहेवियर करवाते हैं, एक चीज़ उससे सब्ट्रैक्ट करके बिहेवियर परफ़ॉर्म करवाते हैं, ठीक है। अब पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट क्या है, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट क्या है, पॉजिटिव पनिशमेंट क्या है, नेगेटिव पनिशमेंट क्या है, इसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। अब हम देखते हैं कि हम ABA को कैसे प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक बच्चा जो है, उसको जब भी होमवर्क करने को कहा जाता है, तो टेंट्रम्स शो करता है, यानी क्राइंग, स्क्रीमिंग, हिटिंग बिहेवियर शो करता है। तो अब हम देखते हैं कि हम ABA के थ्रू किस तरह से स्टेप बाय स्टेप उसको लेकर चलते हैं। फर्स्ट पे हम करते हैं फंक्शनल बिहेवियर असेसमेंट, जिसको FBA कहा जाता है। इसमें थेरेपिस्ट जो है, वो ऑब्ज़र्व करता है कि जब भी बच्चे को होमवर्क का कहा जाता है, तो होमवर्क को अवॉइड करने के लिए वो टेंट्रम्स शो करता है। सेकंड पे अब हम देखते हैं कि हमने इस बिहेवियर की इंटरवेंशन कैसे करनी है, मैनेज कैसे करना है। तो फर्स्ट पे हम उसको अल्टरनेटिव एप्रोप्रिएट बिहेवियर सिखाते हैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, टेंट्रम शो करने की बजाय हम उसको ब्रेक दे देते हैं कि हमारा अब जो है वो ब्रेक टाइम है, अब आपने एन्जॉय करना है, अपने फ़ेवरेट टॉय के साथ खेलना है, और फिर उसके बाद हम दोबारा से बैक टू होमवर्क आएँगे।
देन डिज़ायर्ड बिहेवियर क्या है, हमने उससे होमवर्क करवाना है, तो उसके लिए हम रीइंफोर्समेंट का यूज़ करते हैं। उसको उसकी कोई भी फ़ेवरेट चीज़ दे सकते हैं, कोई टॉय हो सकता है, कोई चॉकलेट हो सकती है, कोई और उसकी फ़ेवरेट चीज़ हो सकती है, ठीक है? तो वो चीज़ उसको देकर हम उससे होमवर्क करवाएँगे। सेकंड में क्या है, रिमूव रीइंफोर्समेंट फॉर टेंट्रम्स यानी एक्सटिंक्शन। एक्सटिंक्शन का हम यूज़ करेंगे कि आहिस्ता-आहिस्ता रीइंफोर्समेंट को हम कम करते जाएँगे, ताकि ऐसा ना हो कि बच्चे की उससे एफ़िलिएशन हो जाए, बच्चा उस चीज़ से ख़ुद को एसोसिएट कर ले और फिर से टेंट्रम शो करना शुरू कर दे कि अब उसको वो उसकी फ़ेवरेट चीज़ चाहिए ही चाहिए, तभी वो होमवर्क करेगा। तो आपने आहिस्ता-आहिस्ता रीइंफोर्समेंट को कम करते जाना है, ताकि बच्चा इंडिपेंडेंटली काम करना स्टार्ट कर दे। नेक्स्ट, अब इसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है? जब बच्चे को होमवर्क का कहा जाता है और बच्चा कामली आपको कहता है कि उसको ब्रेक चाहिए, ठीक है? ब्रेक का वो वर्ड यूज़ करता है, तो थेरेपिस्ट अब उसको प्रेज़ करेगा कि उसने एक अच्छी बात की है, टेंट्रम्स शो नहीं किए, बल्कि उसने खुद से ही डिमांड की है कि अब उसको ब्रेक चाहिए, ठीक है? तो थेरेपिस्ट जो है वहाँ पे उसको थोड़े टाइम के लिए ब्रेक दे देगा। अब दूसरी सिचुएशन क्या होती है कि अगर बच्चा कामली ब्रेक कहने की बजाय टेंट्रम्स शो करता है, तो फिर वहाँ पे थेरेपिस्ट को चाहिए कि वो बच्चे को कामली वेट करना सिखाए, तब तक जब तक उसके टेंट्रम्स स्टॉप ना हो जाएँ। तो यहाँ पे आपने बच्चे को ये चीज़ सिखानी है कि जब वो कामली ब्रेक डिमांड करेगा, कामली कोई भी चीज़ माँगेगा, टेंट्रम्स शो नहीं करेगा, तो ही उसकी डिमांड्स को फुलफ़िल किया जाएगा, ठीक है? तो इस तरह से करके बच्चे के बिहेवियर को मैनेज करते हैं। लास्ट वन इज़ रीइंफोर्समेंट। अब बच्चे ने ये चीज़ लर्न कर ली है कि जब भी वो कामली ब्रेक की डिमांड करेगा तो उसको रिवॉर्ड दिया जाएगा, यानी ब्रेक दी जाएगी, फ़ेवरेट चीज़ दी जाएगी। लेकिन अगर वो टेंट्रम शो करेगा तो उसको उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, बल्कि उसको वर्क ही करना पड़ेगा। ठीक है? तो इस तरह से करके स्लोली एंड ग्रेजुअली हम बच्चे के बिहेवियर को मैनेज करते हैं। अब इसका आउटकम क्या होगा कि बच्चा का जो टेंट्रम बिहेवियर था वो आहिस्ता-आहिस्ता डिक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा और बच्चा कम्युनिकेशन करना सीख जाएगा। मीन्स टेंट्रम शो करने की बजाय वो पॉजिटिव बिहेवियर शो करेगा, ब्रेक की रिक्वेस्ट करेगा। नेक्स्ट इज़ डिस्क्रीट ट्रायल ट्रेनिंग DTT। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि स्किल्स जो भी आपने बच्चे को सिखानी होती हैं, आप उसको स्मॉल स्टेप्स में डिवाइड करते हो, देन आप उसको सिस्टमैटिकली सिखाते हो, ठीक है? अब ये कोई भी स्पोर्ट एक्टिविटी हो सकती है, कोई फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ हो सकती है, बच्चे की आप फाइन मोटर स्किल्स पे काम करना हो, आपने ग्रॉस मोटर स्किल्स पे काम करना हो, उसको एकेडमिक्स सिखाना हो, राइटिंग सिखाना हो, तो आप हमेशा स्मॉल स्टेप से स्टार्ट करते हैं, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर फाइन मोटर स्किल सिखानी है आपने उसको, तो पहले आप उसको पेंसिल होल्ड करना सिखाते हो, ठीक है? फिर आप उसको रैंडम कलर्स करना सिखाते हो, फिर विद टाइम आप उसको एक शेप बनाकर देते हो, फिर आप उसमें उसको कलर करना सिखाते हो। इस तरह करके आहिस्ता-आहिस्ता आप उसको राइटिंग स्किल्स की तरफ लेकर आते हो। तो इस तरह से एक तो उसकी फाइन मोटर स्किल्स यानी हैंड्स की मूवमेंट जो है वो भी इम्प्रूव हो रही है और सेकेंडली वो राइटिंग भी सीख रहा है। ठीक है? तो ये साइड बाय साइड डिफरेंट गोल्स और टास्क हम जो भी करवाते हैं बच्चे से, तो उसकी डिफरेंट बॉडी पार्ट्स पे काम होता जाता है। डिफरेंट गोल्स, डिफरेंट टारगेट्स, डिफरेंट टास्क अचीव होते जाते हैं। लास्ट वन इज़ पिवटल रिस्पॉन्स ट्रेनिंग PRT। इसमें एक तो मोटिवेशन पे फ़ोकस किया जाता है, सेकेंडली नेचुरल लर्निंग अपॉर्च्युनिटीज़ जो होती हैं, उन पे फ़ोकस किया जाता है। अब PRT में फॉलोइंग 5 स्टेप्स को फ़ॉलो किया जाता है, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल, सबसे पहले हम आइडेंटिफ़ाई करते हैं कि टारगेटिंग बिहेवियर क्या है, ट्रिगर क्या है, बच्चा क्यों डिसरप्टिव बिहेवियर शो कर रहा है, ठीक है? तो वो क्या है कि बच्चा जो है टॉय हासिल करने के लिए स्क्रीम्स करता है, शाउट करता है, ठीक है? अब जो उसका फंक्शनल रिस्पॉन्स होता है ना, उसको हम प्रॉम्प्ट करते हैं, चाइल्ड को सिखाते हैं कि वो अपनी नीड्स को कम्युनिकेट करे, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल, आप बच्चे को टॉय दिखाते हैं और कहते हैं कि इसको वो वर्बली बोले टॉय। अब अगर बच्चा नहीं बोल पा रहा तो आप उसको प्रॉम्प्ट देते हैं, आप उसको बोलते हैं टॉ टॉ टॉय, ऐसे करके आहिस्ता-आहिस्ता प्रॉम्प्ट करते हैं। अगर बच्चा प्रॉम्प्ट से भी नहीं कर रहा तो फिर आप उसको मॉडलिंग करके बताते हो, आप उसको बताओगे कि ये टॉय है, सिर्फ़ टॉय। तो फिर बच्चा जो है वो आहिस्ता-आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को सीखेगा। ठीक है? तो स्क्रीमिंग की बजाय आप बच्चे को टॉय कहना सिखाते हो।
थर्ड स्टेप में आप क्या करते हो कि जो एप्रोप्रिएट अटेम्प्ट होती है, जो बच्चे ने सही जवाब दिया होता है, सही बोला होता है, सही परफॉर्म किया होता है, आप उसको रीइंफोर्स करते हो, ठीक है। मीन्स कि जैसे ही उसने सही बिहेवियर परफॉर्म किया, आपने उसको रिवॉर्ड देना है, शाबाशी देनी है, प्रेज़ करना है, क्योंकि जो प्रेज़ है ना, ये फ्यूल का काम करती है। और डीपेस्ट क्रेविंग ऑफ ह्यूमन बीइंग ये होती है कि उसको एप्रिशिएट किया जाए, ठीक है। तो जब भी ऐसे बच्चे अच्छा परफॉर्म करते हैं, तो आपने उनको प्रेज़ करना है, उसको उसका टॉय देना है। देन फोर्थ स्टेप में क्या है, अगर बच्चा प्रॉब्लमैटिक बिहेवियर, डिसरप्टिव बिहेवियर शो कर रहा है, तो वहाँ पे आपने रीइंफोर्समेंट को विदहोल्ड कर लेना है, वहाँ पे आपने उसको इग्नोर करना है और रिवॉर्ड नहीं देना, ठीक है। जब तक बच्चा पॉजिटिव अल्टरनेटिव ना सीख ले, तब तक आपने उसको नेगेटिव बिहेवियर को आपने उसको रीइंफोर्स नहीं करना, ठीक है। और स्टार्ट में हो सकता है कि बच्चा जो है वो उसको फॉलो ना करे, लेकिन आपने स्लोली एंड ग्रेजुअली सिखाना है, ठीक है? बच्चे को कभी भी स्ट्रेसफुल नहीं करना आपने, बल्कि स्लोली एंड ग्रेजुअली बच्चे के साथ काम करना है। देन लास्ट में आपने उसको इन चीज़ों को जर्नलाइज़ करना सिखाना है, ताकि होम, स्कूल, प्ले एक्टिविटी जो भी काम वो कर रहा हो ना, वहाँ पे वो उसको जर्नलाइज़ कर सके। ऐसा ना हो कि सिर्फ़ टीचर के सामने वो बच्चा सही परफ़ॉर्म कर रहा हो और घर में फिर से वही नेगेटिव डिसरप्टिव बिहेवियर शो करे। ठीक है? तो इस वजह से अक्रॉस डिफरेंट क्लासरूम्स उसको एक्टिविटीज़ करवाई जाती हैं, क्लासरूम एनवायरनमेंट चेंज किया जाता है, डिफरेंट ग्रुप्स उसके चेंज किए जाते हैं, ताकि वो इन स्किल्स को जर्नलाइज़ कर ले और हर एक के सामने पॉजिटिव बिहेवियर परफॉर्म करे। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि सोशल कम्युनिकेशन एंड इंटरेक्शन ट्रेनिंग कैसे दी जाती है इन बच्चों को। अब आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। टिल देन टेक केयर।